अभी हम लोग क्लास 9 का जो अपग्रेडेड बुक आई है उस बुक के अकॉर्डिंग जो 9th क्लास का पार्ट 1 का चैप्टर 2 है जिसका नाम है लीनियर पॉलिनोमियल। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम जो आपका लीनियर पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल तो होते हैं वेरियस टाइप के, लेकिन अभी फिलहाल इस चैप्टर में जो इसका लीनियर वाला पार्ट है उसी का एक्चुअली उसमें थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट भी है, तो हमें समझना है, तो उसको हम समझेंगे। तो इसको लीनियर पॉलिनोमियल का एक्चुअली कॉन्सेप्ट कैसे आया, पॉलिनोमियल एक्चुअली होता क्या है, कोई भी पॉलिनोमियल है पॉलिनोमियल, तो इसमें वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट होता है। जैसे पॉलिनोमियल का जो कॉन्सेप्ट है वो आता कैसे है, ये समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे मान लो हमको किसी ने बोला कि जो 9th क्लास की बुक है, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए सही है कि 9th क्लास की बुक है आपके पास, मान लो 3 बुक्स हैं, एंड 10th क्लास की बुक आपके पास 10 है। ठीक। अब बोला जाए 9th क्लास की हर एक बुक का जो प्राइस है वो 20 रुपीज़ है। प्राइस ऑफ एवरी बुक ऑफ 9th क्लास वो कितना है, 20 रुपीज़। एंड सेम प्राइस ऑफ एवरी बुक ऑफ 10th क्लास क्या है, ये है आपकी 30 रुपीज़। तो अगर आप सारी बुक्स खरीदते हो तो कितना आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तो आप क्या करते हो, अगर 20 रुपीज़ एक बुक का कॉस्ट है 9th क्लास का, तो टोटल 3 बुक है, तो 20 × 3 आप करते हो, एंड प्लस 30 × 10 कर देते हो। ठीक है, उसके बाद ये हो जाता है 60, ये हो जाता है 300, हो जाता है 360। ये ऑटो कैलकुलेटर ऑन है इसलिए ऐसा कर रहा है, तो उसको इग्नोर करना है। तो ये चीज़ है, लेकिन अभी यही मैं अगर ये कहूँ कि जो 9th क्लास की बुक है वो कोई बॉक्स है, ठीक है, हमको मालूम नहीं है कि इसमें 9th क्लास की कितनी बुक है, तो हम इसको मान सकते हैं, तो ये नहीं मालूम है। ठीक है, और जो 10th क्लास की बुक है और जो 10th क्लास की बुक है वो भी मान लो एक बॉक्स है, उस बॉक्स में है, तो हमको मालूम नहीं है, और उसमें प्राइस दे रखा है, प्राइस वही सेम रहने वाला है, 20 रुपीज़ ईच बुक और 30 रुपीज़ ईच बुक। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अभी तो हमें ऊपर डेटा हुआ दिया हुआ था कि आपका 3 बुक है और ये 10 बुक है, तो आपने उसे मल्टीप्लाई किया और निकाल लिया टोटल कितना प्राइस है, लेकिन यहाँ हमें मालूम नहीं है। तो जहाँ हमें ये आइडिया नहीं है कि कितने नंबर ऑफ बुक्स है, हम वेरिएबल्स को सपोज करते हैं। यहाँ सपोज कर लेते हैं कि 9th क्लास की बुक एक्स है और इसकी बुक कितनी है, वाई है। ठीक है, तो अभी टोटल बुक्स कितनी हो गई, टोटल बुक्स हो गई एक्स प्लस वाई। लेकिन इसका अगर प्राइस पूछे कि प्राइस क्या होगा, तो प्राइस आप बोल सकते हो कि 20 × एक्स प्लस 30 × वाई, ये हो जाएगा, तो 20 एक्स प्लस 30 वाई। ठीक, ये टोटल उसका हो गया प्राइस पेड बाय द स्टूडेंट फॉर एक्स प्लस वाई बुक्स।
ओके, तो ये है। अब सपोज दैट उसके पास मान लो पहले 500 रुपये था। सपोज ही हैड 500 रुपीज। तो हम क्या बोल सकते हैं कि नाउ व्हाट विल बी द रिमेनिंग अमाउंट। अब उसने 20x+3y तो खर्च कर दिए। अब आपको यह नहीं मालूम है कि 20x+3y ये 500 से ज़्यादा है कि 500 से कम है। ठीक है, तो नॉर्मली आप कर सकते हो कि 500 उसके पास थे, उसमें से उसने 2x+20x+30y खर्च कर दिया। तब इसके पास ये पैसे पूरे बच गए। ठीक है, तो ये एक पॉलिनोमियल, इसे ही हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। ठीक, चलो एक एग्जांपल और ले सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं कि इसको समझने का तरीका कैसा आएगा। मान लो ये आपका एक बॉक्स कोई है, ये दूसरा बॉक्स है। अब हमें बोला गया कि हर एक बॉक्स में यक्स, या मान लो हर एक बॉक्स में आपका कितना हो गया, 5 पेंसिल्स हैं, और इस वाले बॉक्स में 4 इरेजर्स हैं। ठीक, तो सपोज जो पेंसिल वाले बॉक्स हैं वो कितने हैं, यक्स हैं, और इरेजर्स वाले बॉक्स कितने हैं, वाई है। तो टोटल पेंसिल कितने हो जाएंगे, वन बॉक्स 5 पेंसिल, यक्स बॉक्स तो 5 यक्स पेंसिल्स हो जाएंगे। ठीक, वैसे ही वन बॉक्स ऑफ इरेजर कितना है, 4 इरेजर, तो वाई बॉक्स कितने हो जाएंगे, 4 वाई। तो टोटल कितना हो गया, 4y+5x, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं 5x+4y। ठीक है, सपोज कर लो, सपोज ही हैड 3 pencils already in his bag, then टोटल पेंसिल एंड इरेजर कितने हो जाएंगे, 5x+4y+3। तो ये आपका हो गया पॉलिनोमियल, जिसे कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी लीनियर का कॉन्सेप्ट और भी समझाऊंगा, एक्चुअली इसे लीनियर ही क्यों कहते हैं। तो अभी तो फिलहाल आप ये समझो। तो इसमें देखोगे जो एक्स का कोफिशिएंट आता है 5, इसे हम बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और 4 को बोल सकते हैं 4 इज कोफिशिएंट ऑफ वाई, और 3 आपका क्या कहलाता है, कांस्टेंट। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है, कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है, तो उसमें वेरिएबल्स भी होंगे। वेरिएबल्स किनको कहते हैं, जैसे जो एक्स वाई जैसे टर्म्स होते हैं उनको वेरिएबल कहते हैं, बिकॉज एक्स और वाई की वैल्यू फिक्स नहीं है। ठीक है, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे यहाँ बॉक्स वाली बात हुई थी, तो यहाँ आप एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकता है एग्जैक्टली। तो जब तक हमें मालूम नहीं है कि एग्जैक्टली इसकी वैल्यू क्या है, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, वेरी कर सकती है। ठीक है, तो वेरी करने के नाते इन्हें हम वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, बिकॉज इनकी वैल्यू वेरी कर सकती है, में वेरी। ठीक है, ये ध्यान देना है आप लोगों को। और कांस्टेंट उसको कहते हैं जिसकी वैल्यू, कांस्टेंट जो होता है वो कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है आपको।
चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो आपका मान लो ये आपका एक फील्ड है। सॉरी, इसको ऐसे लगाते हैं, यहाँ से आ जाएगा। ये फील्ड है, इसकी लेंथ आपको मालूम नहीं है, इसकी ब्रेड्थ आपको मालूम नहीं है, ठीक है। और आपके फादर ने बोला कि हमें चारों तरफ क्या करना है, वायर का एक घेरा बनाना है, ठीक है। तो वायर का घेरा बनाना है ऐसे ऐसे, यहाँ से फिर यहाँ, फिर ऐसे घेरा बनाना है, ठीक है। और आपको वायर लाने के लिए बोल दिया, आप शॉप पे गए, आपने पूछा कि वायर का रेट क्या है, ठीक है। तो हमें इसको क्या करना है, पहले तो वायर फेंसिंग करनी है। दूसरा क्या करना है, वायर फेंसिंग के बाद, ठीक है, उसी के पैरेलल हमें एक इलेक्ट्रिक वायर फेंसिंग करनी है। ये अलग वायर होगा, इसका अलग वायर है। ये आपका आपके जो होंगे, ये आपके जो कटीले वायर होते हैं वैसा होगा। और ये इलेक्ट्रिक वायर फेंसिंग क्या होगा, सपोज कर लो कि ये थोड़ा इसमें मिनिमम एक इलेक्ट्रिक सप्लाई देनी है ताकि इससे जानवर दूर रहें, ठीक है। और हम लोगों को इसको मालूम है कि एक इलेक्ट्रिक, अगर ये फील्ड है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा। एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया हमको मालूम है कि एल इंटू बी होगा। और इसका पेरीमीटर, ये सब आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। पेरीमीटर एक्चुअली होता क्या है कि अगर आप यहाँ से चलना शुरू करो, तो एक्चुअली पेरीमीटर ये होती है, यहाँ से चलना शुरू करो तो कितना डिस्टेंस चले आप, फिर यहाँ से चले तो कितना चले, ठीक है, फिर इधर से, फिर इधर से। ये समझने वाली बात है। आप यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो लेंथ के अकॉर्डिंग एल के किलोमीटर या मीटर जो भी होगा वो आप डिस्टेंस कवर करेंगे। फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आप बी कवर करेंगे। फिर यहाँ से आप कवर आगे बढ़ेंगे तो फिर एल के बराबर ही लेंथ कवर करेंगे। फिर अब वापस यहाँ पहुँचने से पहले बी लेंथ कवर करेंगे। तो पेरीमीटर का फार्मूला बहुत रटने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली एल आपने, एल जैसी लेंथ 2 बार कवर करी और बी जैसी लेंथ आपने 2 बार कवर करी, तो ये हो जाता है 2L और 2B। तो फार्मूला हो जाता है 2L प्लस बी, ठीक है। तो देखो आपको जो वायर लगाना है फेंसिंग के लिए और इलेक्ट्रिक के लिए, तो आप जब शॉप पे गए तो उसने बोला देखो भाई फेंसिंग के लिए जो, अब मान लो ये मीटर है, ये एल मीटर है, ये बी मीटर है। तो शॉपकीपर ने क्या बोला कि जो हम फेंसिंग वायर दे रहे हैं, हमारा फेंसिंग वायर है, उसका रेट है 100 रुपीज पर मीटर। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप 1 मीटर वायर लोगे तो उसका कीमत कितनी हो जाएगी, 100 रुपीज। और इलेक्ट्रिक वायर का कीमत कितना है उसका, उसने बोला कि 200 रुपीज पर मीटर, यानी 1 मीटर वायर का कीमत 200 है, ठीक है। अभी आपने देखा कि जो हमारा रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक, यहाँ दोबारा बना दे रहा हूँ मैं ताकि आपको ऊपर जाना ना पड़े। तो ये आपका यल मीटर है, फिर इधर जाओगे तो आप बी मीटर हो गया, फिर यल मीटर हो गया, फिर बी मीटर हो गया। तो आप फेंसिंग करना जो भी चालू करोगे, यहाँ से इधर ले जाओगे वायर, फिर इधर से इधर, फिर इधर से इधर, फिर इधर से इधर, तो देख के लग रहा है कि जो इसका पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर इसकी कितनी है, यल प्लस बी 2L 2B, ठीक है, मीटर। तो कहने का मतलब क्या है, टोटल आपकी इतनी लेंथ का हमें वायर चाहिए, ठीक है। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने बहुत सिंपली समझा दिया है कि वायर कैसे लगनी है और वायर की लेंथ मैक्सिमम कितनी होगी। तो जो वायर की लेंथ होगी यही होगी रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ वायर फॉर बोथ, किसके लिए, फेंसिंग प्लस इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो जब 1 मीटर फेंसिंग वायर कॉस्ट इज 100 रुपीज, then 2L plus 2B
मीटर कितना कॉस्ट होगा, 100 × 2L + 2B। सिमिलरली 1 मीटर इलेक्ट्रिक फेंसिंग कॉस्ट है आपका 200 रुपीज। देन 2L + 2B मीटर का कितना होगा, तो 200 × 2L + 2B। समझ में आ गया। तो फेंसिंग टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा, एक नॉर्मल फेंसिंग हो गया और इलेक्ट्रिक फेंसिंग। तो नॉर्मल फेंसिंग का हो गया आपका 100 × 2L + 2B और इसका हो जाएगा 200 2L + 2B। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 200L + 200B प्लस ये हो जाएगा 400L + 400B। अभी जो यल यल हैं ये आपको मालूम है ना, एक जैसे हैं, और जो बी के साथ है वो एक जैसे हैं। यहाँ पे मैंने पहले बोला था कि यल आपका वेरिएबल हो गया, बी कोच हमें नहीं मालूम है कि लेंथ एग्जैक्टली कितनी है, ब्रेड्थ कितनी है। तो जब हमें मालूम नहीं होता है तो वैरी उसकी वैल्यू कर सकते हैं, दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड वेरिएबल्स। ठीक है, तो 200 यल और 400 यल, जैसे अब आपके पास ऐसे समझो कि आप 200 मैंगोज एंड 400 मैंगोज, तो आप टोटल करोगे कितने हो जाएंगे, 600 मैंगोज, राइट। तो वैसे ही ये कितना हो जाएगा, 600 यल प्लस ये हो जाएगा 600 बी। अभी तो आपका हो गया फेंसिंग कॉस्ट। ठीक है, अब फेंसिंग कर रहे हो तो इसका मतलब उसके अंदर फसल तो बोनी ही है। ठीक है, तो जब आप शॉप वाले से पूछे कि भाई हमारा यह जो एरिया है वो L × B है। देखो पेरीमीटर का मैंने बोला था कि जो आपका पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर होता है कि अगर आपका ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो यहाँ से आप इधर गए तो ये L मीटर हुआ, फिर इधर से आप इधर गए तो ये B मीटर हुआ, फिर वापस आए L मीटर हुआ, फिर वापस यहाँ आ गए तो B मीटर हुआ। तो यही पेरीमीटर होता है। मतलब जब बाउंड्री के अलॉन्ग आप कोई डिस्टेंस कवर करते हो तो कितना करते हो, 2L, L को 2 बार और B को भी 2 बार, तो हो जाएगा 2L + 2B मीटर। ठीक, लेकिन एरिया क्या होता है, एरिया एक्चुअली इसके बीच का पार्ट होता है, ये पूरा का पूरा जो एरिया होता है इसे हम एरिया बोलते हैं। एरिया कवर्ड बाई दिस रेक्टेंगुलर फील्ड। तो अगर इसको हम ए नाम दें, इसे बी दें, इस और सी और ये डी, तो एरिया जो होता है वो कवर्ड बाय लाइन ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एरिया, और इसी में आपको बुआई भी करनी है। तो एरिया का फार्मूला मैंने पहले बोला था कि एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब आपको मालूम है एरिया, पेरीमीटर का यूनिट मीटर होता है, फिजिक्स वगैरह में आप पढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ पे दो लेंथ आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो इसका हो जाएगा L/B मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इस यूनिट में L मीटर, ऐसे समझ सकते हो, L मीटर इंटू B मीटर, तो दोनों यूनिट भी मल्टीप्लाई होते हैं ना, तो L/B मीटर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब उसने जो शॉपकीपर है, आपने शॉपकीपर से पूछा कि भाई हमें L/B मीटर स्क्वायर की बुआई करनी है, क्या कीमत रहेगा बीज का। तो शॉपकीपर ने बोला कि 50 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर फील्ड कॉस्ट ऑफ सोविंग 1 मीटर स्क्वायर फील्ड, उसने कितना बोला, 50। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि सोविंग ऑफ सीड cost of sowing seed in 1 meter square is equal to rupees 50. Then cost of sowing of seed in LB मीटर स्क्वायर कितना आ जाएगा, 50 × LB। ठीक है, तो इसका कॉस्ट हो गया 50L × B।
अब टोटल कॉस्ट आपसे पूछा आपके फादर ने, तो आपको बता देना है फेंसिंग प्लस फेंसिंग कॉस्ट प्लस सोइंग कॉस्ट। फेंसिंग का कॉस्ट आपको मालूम कितना है, 600 एल प्लस 600 बी। तो 600 एल प्लस 600 बी, तो ये हो जाएगा 50 एल बी। अब यहाँ जान लो एल बी आर वेरिएबल्स, ठीक। एंड 600 each coefficient of L and B, and 50 each coefficient of LB। ठीक है, तो ये समझाने के लिए था, लेकिन अब ये जान लो कि ये कोई लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे L इंटू बी वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होके आ गए हैं। हाँ, तो पॉलिनोमियल जो होता है उसको एग्जिस्टेंस में लाने के पीछे वजह क्या थी, ऐसी बहुत सारी वजह हैं। जैसे अभी आपको बोल दिया जाए कि मान लो 50 मीटर लेंथ का कोई वायर है, ठीक है, और तुमसे बोला कि इसे रेक्टेंगल बनाओ, रेक्टेंगल बनाना है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 50 पूरी लेंथ है, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में आपका एल और बी होगा, ठीक है। तो 2 एल प्लस बी, तो ऐसे भी ले सकते हो कि एल को एक्स मान लो, बी को वाई, क्योंकि इसकी आदत ज़्यादा होती है लोगों की। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 50, देन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 25, ठीक है। अब हमको मिल गया कि जो रेक्टेंगल है उस रेक्टेंगल की जो लेंथ है और ब्रेड्थ है, तो एक्स प्लस वाई का सम हमें 25 मिल गया। तो ये बताओ इसका एरिया क्या होगा, ठीक। तो एरिया के लिए क्या होता है, एक्स इंटू वाई, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। अब आपको तो मालूम है नहीं कि अलग अलग ये है क्या, हमको खाली सिर्फ ये मालूम है कि एक्स प्लस वाई इक्वल 25। तो ज़्यादा ज़्यादा ये कर सकते हो कि एक्स इंटू वाई, इसको अगर देखोगे तो वाई इक्वल टू हो जाएगा, एक्स दूसरे साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। हम लिख सकते हैं कि वाई इक्वल 25 माइनस एक्स, वही वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो हो जाएगा आपका एरिया हो जाएगा एक्स इंटू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 25 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी पॉलिनोमियल हुआ, ठीक है, विद वन वेरिएबल या यूनी वेरिएबल। यूनी मतलब एक ही वेरिएबल है तो यूनी वेरिएबल हो गया, बट इसकी जो आप डिग्री होगी, डिग्री और 2 होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल जो एक्स है, एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, ठीक है। तो एक्चुअली यही समझाने के लिए मैं यहाँ आपको ले आया हूँ। तो हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा है कि वन वेरिएबल पॉलिनोमियल आपका हो गया, यूनी वेरिएबल पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। और ये देखो आपका, ये देखो इसमें वाई एक ही वेरिएबल है, लेकिन वाई की जो पावर है, मैक्सिमम पावर, वो कितनी है, 3 है, ठीक है। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, यहाँ दिया हुआ है। ये भी देखो, यक्स यहाँ वेरिएबल यक्स है, ठीक है, लेकिन इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। तो जो 2 डिग्री वाली पॉलिनोमियल होते हैं उन्हें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, ठीक है। और जिसकी डिग्री 1 होती है उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास पॉलिनोमियल जो होते हैं, ठीक है, ये लीनियर भी हो सकता है, अभी बताता हूँ लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, और उसके बाद क्यूबिक हो सकता है, एंड सो ऑन, बहुत कुछ हो सकता है। और इससे पहले एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या होता है कि अगर किसी में किसी, मान लो सपोज दैट ये आपका हो गया 8, कोई भी नंबर हो गया, 9 हो गया, ठीक है। जैसे किसी रूम में कितने लोग हैं, ठीक है, मान लो कोई रूम है, उसमें कितने लोग हैं, 9 पीपल्स हैं। तो ये आपका क्या हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। एक चीज जान लो, कोई वेरिएबल हो, चाहे एक्स हो या वाई हो, अगर उसकी पावर 0 करेंगे
तो हमेशा वन होता है, या कोई नंबर ही क्यों ना, उसकी पावर जीरो करोगे तो वन हो जाएगा, ठीक है। किसी भी नंबर का जीरो करोगे तो वन हो जाएगा, तो ध्यान देना जरा, ये जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल वेरिएबल होता नहीं, तो इसको हम 9 × x⁴ कर सकते हैं, तो ये आएगा 9 ही, ठीक है। इंटू 1 = 9। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल होता है, जैसे आपका हो गया 2x+1, x+y+3, 2x+3y−4, या एक्स ओनली एक्स है तो भी ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स की डिग्री वन है, ठीक है। जिसमें भी जो वेरिएबल होते हैं उनकी अगर पावर वन है, तो ये सारे क्या कहलाते हैं? एग्जाम्पल ऑफ क्या है? ये एग्जाम्पल ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। इसके लिए कंडीशन मैंने पहले बता दिया है, वेरिएबल चाहे एक हो, इसमें कंडीशन यही है, मैं कंडीशन बता देता हूँ, दिमाग में बैठा लीजिए। नंबर ऑफ वेरिएबल्स चाहे जितना हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल शुड बी वन, ठीक है। तो जैसे ये देखो, 4x+3y+10z+3p+10, ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि हर एक वेरिएबल का जो पावर है, डिग्री है, वो वन है, ठीक है। तो ये आप समझ लो, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। जैसे ही आप इससे ऊपर जाओगे, सपोज दैट x² + 7x+1, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की शर्त क्या है? कि जो डिग्री है आपकी, डिग्री क्या होती है? मैक्सिमम पावर ऑफ अ वेरिएबल इन द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे ऐसे भी हो सकता है कि आपने x रखा, ये हो गया आपका y⁴ x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 2xy प्लस 3, ठीक है। अब एक बात यहाँ ध्यान देना है कि वेरिएबल आपका इसमें x है, y है, ठीक है, लेकिन जो किसी भी एक वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है? 4 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 4। तो डिग्री कैसे पता करना है आपको बता दिया मैंने, ठीक है। बस ये है कि ये आपके यूनी वेरिएबल नहीं है, मल्टी वेरिएबल, क्योंकि इसमें वेरिएबल्स कितने हैं? x और y दो हो गए, ठीक है। तो ध्यान देना है, जब किसी भी पॉलिनोमियल में अगर वेरिएबल्स एक से ज़्यादा है, तो यूनी वेरिएबल नहीं रह जाता, ठीक है, या वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं रह जाता, ये ध्यान देना है। अब जैसे ये आपको ले लो, 5y³ - 2y² प्लस 4y+6, तो ये आपका है वन वेरिएबल पॉलिनोमियल विद डिग्री 3, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल एक ही है, क्या है वो? y है, ठीक है। उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 है, तो डिग्री 3 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही 2x⁴ प्लस 2x³ प्लस 8x माइनस 5x² प्लस 100, ये भी आपका क्या हो जाएगा? वन वेरिएबल, एंड डिग्री कितनी होगी आपकी? 4, ठीक है। बस इसमें क्वाड्रेटिक उन्हीं को बोलते हैं, जैसे आपका ये हो गया x² प्लस 4x प्लस 4, जहाँ भी एक वन वेरिएबल है और डिग्री कितनी है आपकी? 2 है, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो इसका कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपका जैसे ये हो गया, फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, तो आपका जो ये
अब इसमें आपका चैप्टर है 2.1। तो देखो, इसमें पूछा फाइंड द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो ये आपका पहला पॉलिनोमियल है, इसमें डिग्री देखो, वेरिएबल है एक्स और एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो डिग्री कितनी हो जाएगी 2। इसमें वाई है वेरिएबल, वेरिएबल की मैक्सिमम जो पावर है कितनी है 3, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 3। इसमें है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें वेरिएबल तो है ही नहीं। इसको अगर समझना है तो ऐसे लिख सकते हैं -9 इंटू एक्स टू दी पावर 0, तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी 0, क्योंकि किसी भी नंबर या वेरिएबल का जो पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो -9 इंटू वन इज इक्वल टू -9। ठीक, इसमें देखो जेड वेरिएबल है तो उसकी एक्स की पावर 1 है, तो डी कितनी हो गई 1। राइट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 2 3। तो वन वन का पॉलिनोमियल लिखना है तो एक्स प्लस वन हो गया या वाई प्लस वन हो गया। ठीक है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। और टू का अगर लिखना है तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर या वाई स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस वन, ये आपके पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 हो गए। ठीक है, ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 हो गया। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 आपका हो जाएगा वाई क्यूब 2y² प्लस 3y प्लस प्लस 6। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। ठीक है, या एक्स के फॉर्म में भी बना सकते हैं, 4x² प्लस 4x प्लस 3। ये सब डिग्री और 3 के पॉलिनोमियल है। इसमें देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब। देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो गया +6, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा +6 एंड एक्स क्यूब का कोफिशिएंट देखो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है -3। ठीक है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ जेड। इसमें देखो जेड वाला टर्म है ही नहीं, इन्होंने जेड वाला टर्म क्यों, जेड क्यूब है जेड स्क्वायर, तो जेड है ही नहीं, जब वो है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा। आप मान सकते हो यहाँ पे कि ये 4z³ 5z² प्लस 0 इंटू जेड -11। तो देखो जेड का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 0। ठीक है, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म। इसमें कांस्टेंट टर्म आपका -10 हो गया। ठीक है, अभी हम लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ेंगे आगे से। तो लीनियर पॉलिनोमियल बेसिकली एक आप समझ लो कॉन्सेप्ट, गायब क्यों हो जाता है, कि हमारे पास पॉलिनोमियल होता है तो उसमें कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड सो ऑन। जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री कितनी होती है 0, जो लीनियर होता है उसकी डिग्री वेरिएबल की 1 होती है, क्वाड्रेटिक में 2 होती है एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल में वेरिएबल की डिग्री 3 होती है। ठीक है, अभी जो हमारा डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है उसी के बारे में हमें आगे देखना है। तो जैसे पहला एग्जांपल आप ले लो कि एक्स लेंथ का कोई स्क्वायर है तो उसका पेरीमीटर हो जाएगा 4x, बट एरिया कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आएगा, लेकिन इसका जो पेरीमीटर है 4x वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल के कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अब आगे देखेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है, उसकी डिग्री हमेशा 1 होती है और वेरिएबल की संख्या उसमें 1 या उससे ज़्यादा हो सकती है। अभी देखो आपको सबसे सिंपल एग्जांपल अगर समझना है तो ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे हमारा जो इवन नंबर होता है। ठीक, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर हमारा 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें नेचुरल नंबर का एक टर्म समझाना हो, हम बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर हमारा एक्स होता है। अगर आप एक्स 1 2 करेंगे तो भी 1 2 3 4 एंड सो ऑन आता जाएगा। लेकिन इसको और अच्छे से, अब इसी में देखो अगर ऑड नंबर का हमें बताना है तो ऑड नंबर कैसे आएंगे। ठीक है, तो ऑड नंबर के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ऑड नंबर हमारा हो जाएगा 2x+1, और यहाँ पे आप x इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, यानी x की जगह पे आप 1 2 3 4 आप कुछ भी रखेंगे तो ऑड नंबर आएगा। अब देखो x की जगह 1 रखो और 0 भी रख सकते हो। एंड अगर आप इसमें x की जगह 0 रखोगे तो जगह 2 इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, फिर 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, फिर 2 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, 2 इंटू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। तो 1 3 5 7 क्या है, आपका ऑड नंबर ही तो है। तो कहने का मतलब क्या है कि ऑड नंबर का जो एक वेरिएबल के फॉर्म में अगर लिखना हो ऑड नंबर के लिए, तो उसका जो लीनियर पॉलिनोमियल बनता है 2x+1 बनता है। या इसको और थोड़ा प्रैक्टिस में लाने चाहें तो 2n+1, यहाँ n आप क्या क्या है, n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो लीनियर पॉलिनोमियल बहुत यूजफुल है। लीनियर पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट कहाँ से कहाँ तक आता है, तो ऐसे आप देख लो।
जैसे मान लो आपका यही है, इसमें दिया हुआ है कि एक चेस क्लब है जो कि ज्वाइनिंग फी 200 लेता है और ₹50 फॉर एवरी मैच प्लेड। तो ये आपका टेबल हो गया, ठीक है। और इसमें बोला है कि इसको एक लीनियर पॉलिनोमियल के फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो देखो आपकी इसमें क्या है, ज्वाइनिंग फीस कितनी है, 200 है। कहने मतलब आपको 200 फीस तो देनी ही है। आपने एक मैच खेला, उसने बोला एक मैच का 50 रुपये अलग से देना पड़ेगा। तो टोटल कितना हो गया, 200 प्लस 50, क्योंकि उसने सिंगल मैच के लिए खेला। मान लो उसने 2 मैच खेले तो कितने हो जाएंगे, 200 प्लस 50 इंटू 2, क्योंकि एक मैच का कॉस्ट है ₹50, तो 2 मैच का हो जाएगा 50 इंटू 2। फिर उसने 3 मैच खेले तो 50 इंटू 3, ये हो जाएगा 200 प्लस 150। फिर यहाँ पे 200 प्लस 4 मैच खेला तो 50 इंटू 4। तो ऐसे ही हम कह सकते हैं कि जब उसने 4 मैच खेला तो हमने 15 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। सपोज उसने n मैच खेले टोटल, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 200 तो हमारा फिक्स सही है और 50 इंटू n, ठीक। तो आपका फार्मूला बन गया वेरिएबल के फॉर्म में एक, कि अगर वो इफ ही प्लेड x मैचेज देन टोटल फी कितना हो जाएगा, 200 प्लस 50 इंटू एक्स, ठीक है। अब ये आपको मिल गया। अब इसमें इसने पूछा है कि अगर प्लेयर ने 750 प्ले किया तो उसने कितना मैच खेला होगा। तो देखो हमने जो फार्मूला सेट किया टोटल, नॉर्मली हमने जो निकाला वो कितना आया, 200 प्लस 50 इंटू अभी एक्स। अब इसमें एक्स में आप नंबर ऑफ मैच कुछ भी रख दो, आराम से आ जाएगा। तो ये आपका, अगर उसमें इफ ही प्लेड टोटल एक्स मैचेज देन टोटल फी पेड बाय हिम, ये हो जाएगा 200 प्लस 50 इंटू एक्स, 200 प्लस 50 एक्स, ठीक है। तो अगर हमको किसी ने बोल दिया कि चलो उसने टोटल 750 पे किया है, तो कितने मैचेस खेले, तो 750 को 200 प्लस 50 एक्स से इक्वल कर दो। 750 माइनस 200 इज इक्वल टू 50 एक्स, ये आ जाएगा आपका 550 इज इक्वल टू 50 एक्स। इसको रिवर्स कर लो, ऐसे भी कर सकते हैं, 50 550 एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 550 अपॉन 50 11। कहने का मतलब उसने 11 मैचेस खेले हैं। या फिर वो आप ये भी बोल सकते हैं कि सपोज उसने 12 मैचेज प्ले किए, तो उसे कितनी फीस देनी पड़ेगी, तो उसी में रख दो। टोटल कॉस्ट है 200 प्लस 50 इंटू एक्स, तो 200 प्लस 50 इंटू 12 मैचेज, तो हो जाएगा 200 प्लस 600, कितना हो जाएगा टोटल, वो 800 रुपीज़ पे करेगा। चलो बाकी का हम अगले वीडियो में देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री वगैरह कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे ये हो गया, इसमें एक्स है, वेरिएबल है, इसे वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है तो इसकी डिग्री 2 हो गई। और इसमें वाई है वेरिएबल, और वाई की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 3 है, तो इसका डिग्री 3 हो गया। इसमें वेरिएबल जेड है, जेड की मैक्सिमम पावर 1 है तो इसका डिग्री 1 हो गया, ठीक है। तो ये डिग्री वगैरह डिटेक्ट करने के लिए मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया था, ठीक है। और भी जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे 3x+2 हो गया, एक बार और रिमाइंड करा देता हूँ। इसमें एक्स की पावर कितनी है, 1, तो डिग्री 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5x+1 है, इसमें वेरिएबल है एक्स और एक्स का मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो डिग्री 2 का पॉलिनोमियल ये हो जाएगा। एक्चुअली इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही बोलते हैं, ठीक है। कोई कांस्टेंट है जैसे 7 है, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, ठीक है। इसकी डिग्री 7 की डिग्री क्या हो जाएगी आपकी, ये 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल है ही नहीं, ठीक है। ये हमने देखा था। और उसके बाद ये देखो, लीनियर पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है एक्स, ठीक है, उसकी डिग्री 1 ही रहती है हमेशा, ठीक है। जैसे इस तरीके का ए और बी यहाँ कांस्टेंट है, ठीक है। तो एक्चुअली उसने एक पर्टिकुलर एग्जांपल नहीं लिया है बस, और कोई बात नहीं है। ए एक्स प्लस बी हो गया, ए प्लस वाई, यहाँ वाई वेरिएबल है, बी हो गया, ए प्लस जेड सी हो गया, तो यहाँ जेड वेरिएबल, वाई वेरिएबल, एक्स वेरिएबल। तो जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल की पावर 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आपका ये भी जान लो, जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, लीनियर पॉलिनोमियल में एक बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, अगर वेरिएबल एक है तो उसमें 2 टर्म से ज़्यादा होंगे ही नहीं। देखो
एक वेरिएबल के साथ होगा, मान लो उसका कोफिशिएंट होगा 4 या कुछ भी हो सकता है। अगर हमको नहीं मालूम है तो उसको ए एक्स प्लस, और एक कांस्टेंट होगा आपको बी, ठीक है। दो ही टर्म हो ही सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि एक तुम और कांस्टेंट ऐड करोगे तो दोनों ऐड होके एक हो जाएंगे, और इसके साथ कोई और दूसरा वेरिएबल ऐड करोगे तो दोनों मिलके एक्स ए प्लस बी, और ये बी प्लस सी मान लो नंबर होगा तो जुड़ के मान लो कैपिटल बी बना देंगे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक में क्या होता है, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर 2 होती है, और देखो यहाँ पे जान लो जितनी डिग्री है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स इन केस ऑफ वन वन वेरिएबल, ठीक है। जैसे यहाँ डिग्री 1 है तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स 1 प्लस 1 2 होंगे मैक्स। यहाँ डिग्री 2 है तो उसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे मैक्स कितने होंगे, 2 प्लस 1 3। देखो 3 टर्म्स है ना, 1 2 3। ये देखो यहाँ डिग्री 3 है तो इसमें कितने हैं, 3 प्लस 1 टर्म्स, कितने हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये मैक्स होता है, मिनिमम तो एक भी हो सकता है, केवल ये वाई क्यूब भी रहेगा तो क्या करोगे, ठीक है। जैसे यहाँ देखो 3 है, इसमें वाई स्क्वायर वाला टर्म लिया ही नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा बेसिक है, इसको थोड़ा अभी सर पे ऊपर से जाए तो ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, धीरे धीरे जब आपको समझाऊंगा मैं तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। एक्चुअली होता क्या है, इसको ऐसे समझो, जैसे आपका लीनियर, अभी तो हमको लीनियर पॉलिनोमियल ही पढ़ना है। तो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है कि मान लो आपका 4x हो गया और प्लस 1 हो गया, इससे ज़्यादा आप नहीं डाल सकते। मान लो इसमें अगर कोई कांस्टेंट टर्म ऐड करोगे तो ये 4x प्लस 3 हो जाएगा। अब मान लो इसमें कांस्टेंट के बजाय, मान लो 4x प्लस 1 है, एक कोई और एक 3x ऐड करोगे तो 4x 3x मिलकर 7x हो जाएंगे, और प्लस 1 फिर भी 2 ही रहेगा। तो यानी नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे उसमें 2 होंगे, मिनिमम एक भी हो सकता है, ठीक है। सेम यही जो है कॉन्सेप्ट क्वाड्रेटिक के लिए भी अप्लाई होगा, क्यूबिक के लिए भी अप्लाई होगा, ठीक है। तो अपन ये पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे, पॉलिनोमियल कैसे बनते हैं, थोड़ा इसका भी एक एग्जांपल और देख लो आप। जैसे क्या होता है, तो पॉलिनोमियल बनाने का एक तरीका और भी होता है। जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में बोला है कि मान लो सम ऑफ टू नंबर्स 100 दे रखा है, और ये पहली कंडीशन उसने दी है, और ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन दे रखी है कि वन नंबर इज ग्रेटर देन सेकेंड नंबर by 10. So these are two conditions which are given in the question. Now we have to form a polynomial and solve the question. तो उसमें यही दे रखा है कि सम अप टू नंबर। तो आप सिंपली क्या कंसिडर करोगे, आपको तो मालूम है नहीं। दो दो अप्रोच होते हैं। एक होता है कि आप x प्लस वाई, सपोज कर लो दोनों नंबर x और y है, तो उसे 100 के इक्वल कर दो, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन और दे रखा है कि उसमें जो एक नंबर है अगले से 10/10 एक्स्ट्रा है। जैसे ऐसे समझो कि अगर एक 14 है तो अगला 4 है, एक 24 है तो अगला 14 है। देखो 10-10 का डिफरेंस है ना, ऐसा ही कुछ। एक 64 है तो अगला जो है 54 है, राइट। इस तरीके का। तो लेकिन यहाँ पे तो हमको मालूम नहीं है एक नंबर क्या है, तो हम कैसे इसको जस्टिफाई, मतलब यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। तो ये कर सकते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस लेके और 10 के इक्वल कर सकते हैं, लेकिन हमको ये भी नहीं मालूम है कि कौन किससे ग्रेटर है। तो देखो जब हम एज्यूम करते हैं कोई दो नंबर और उनका सम 100 है, तो हम जिस तरीके से एज्यूम करेंगे वो नंबर की वैल्यू वही आने वाली है, ठीक है। अगर यहाँ मान लेते हैं कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ठीक है, देन हम कह सकते हैं कि इन दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है, 10 है। तो एक अप्रोच आपका ये हो गया कि इन दोनों को ऐसे लीनियर इक्वेशन बनाओ और एड सॉल्व करो। 2x इज इक्वल टू 110 हो गया, x इज इक्वल टू 55 हो गया, ठीक है। और फिर अगला आपको निकालना है, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 55 माइनस 10 45, ठीक है। तो एक अप्रोच ये हो गया, हम ये वाला अप्रोच नहीं लेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा अप्रोच रहेगा वो पॉलिनोमियल वाला रहेगा। तो उसने बोला है कि सम ऑफ टू नंबर 100 है, और एक नंबर उसमें क्या है अगले से 10 ज़्यादा है। तो ठीक है, सपोज कर लो फर्स्ट नंबर कितना है, एक्स है। तो फर्स्ट नंबर एक्स है तो अगला इससे 10 ज़्यादा है तो अगला एक्स प्लस 10 हो जाएगा, ठीक। तो हम लिख सकते हैं कि x प्लस 10 इज इक्वल टू 100। तो इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 100। तो ये आपका बन गया लीनियर इक्वेशन। और इसको लिख सकते हैं इन वन वेरिएबल।
टू एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 90 एंड एक्स इज इक्वल टू 45। अब चूंकि एक्स से अगला नंबर 10 ज़्यादा है तो फिर अगला नंबर हो जाएगा आपका 55। ठीक है, तो पॉलिनोमियल ये आपका जो 2x+10 है इज इक्वल टू 100, एक तरीके से, या 2x+10 वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पहले आप लीनियर पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो फिर उसके बाद आपको आगे वाला कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक, अब यहाँ देखो, हमने एक फिगर में दिख रहा है इनपुट एंड फंक्शन मशीन एंड आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इनपुट है क्या है, मान लो तुम्हें एक लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा है 2x+3। ठीक है, एक्स यहाँ क्या है, वेरिएबल है, तो एक्स की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसको उड़ाता हूँ, डिलीट करता हूँ। तो जैसे ये हुआ आपका, यहाँ लिखा है y इज इक्वल टू 2x+3। ठीक है, तो एक्चुअली जो आपका ये फंक्शन मशीन है, यहाँ दिया हुआ है एफ 2x+3, और ये इनपुट है एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे सपोज कर लो, ये एक्स है, ये वाई है। ठीक है, तो यहाँ एक्स की वैल्यू वाई, मान लो ये वाई है इज इक्वल टू 2x+3। वाई आपका क्या है, ये आउटपुट है, और एक्स की वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ एक्स इज इनपुट। तो एक्स की वैल्यू अभी यहाँ 1 रखो, तो हो जाएगा 2 × 1 + 3 5, ये हो जाएगा 5। -1 रखो एक्स की जगह, 2 × -1 + 3, तो हो जाएगा 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा। फिर एक्स की जगह 2 रखो, तो 2 × 2 + 3 इज इक्वल टू 7, तो हो जाएगा 7। एक्स इज इक्वल टू -2 रखोगे तो हो जाएगा 2 × -2 + 3 इज इक्वल टू -4 + 3 इज इक्वल टू -1, तो हो जाएगा -2 से -1। ठीक है, तो और यहाँ पे देखो 4 रखा है इसमें, तो 4 यहाँ पे रखोगे तो 2 × 4 + 3 इज इक्वल टू 8 + 3 इज इक्वल टू 11, और -6 रखोगे तो 2 × -6 + 3 इज इक्वल टू -12 + 3 इज इक्वल टू -9। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि ये आपका जो ये वाला हिस्सा है, मतलब जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, इट्स मतलब एक तरीके से होता क्या है कि y इज इक्वल टू 2x+3 को हम ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि यहाँ से हमने x इनपुट किया, ये हमारी मशीन है जो कि 2x+3 फार्मूले पे काम करती है, और इधर हमें जो आउटपुट मिलता है y मिलता है। तो यहाँ x की वैल्यू जितनी डालते जाएंगे y की वैल्यू अपना चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो कभी भी देखना जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, कि और बताना है, लीनियर पॉलिनोमियल लीनियर क्यों होता है उसकी एक वजह और भी है। जैसे अभी यही वाला एग्जांपल ले लो, y इक्वल टू 2x+3। अभी देखो x की वैल्यू 1 रखो, 2, 3, 4, चलो 4 निकाल लेते हैं। तो जब 1 रखोगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 2:1 + 3 इज इक्वल टू 5, और 2 रखोगे तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 × 2 + 3 7, फिर 3 रखोगे तो 2 × 3 + 3 9, फिर y इज इक्वल टू 2 × 4 + 3 इज इक्वल टू 11। ऐसे ही कितना कहाँ तक जाना हो आप जा सकते हो। 5 रखोगे तो y इज इक्वल टू 2 × 5 + 3 13। देखोगे तो ये 5, 7, 9, 11, 13, देखोगे एक बेसिक डिफरेंस आता है दोनों में। देखो 2 का डिफरेंस यहाँ पे भी है, 2 का डिफरेंस यहाँ पे भी है, 2 का डिफरेंस यहाँ पे भी है, 2 का डिफरेंस यहाँ पे भी है। कहने मतलब अगला आप निकालोगे तो 15 आएगा, 17 आएगा, 19 आएगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल में एक और होता है, इसकी जो फंक्शनैलिटी होती है, तो उससे जो आउटपुट आता है, आउटपुट में एक फिक्स्ड डिफरेंस आता है। ठीक है, तो इसे ही लीनियर पैटर्न बोलते हैं, एक पैटर्न बनाता है। जैसे इसमें जो पैटर्न बना है 5, 7, 9, 11, 13, तो पैटर्न बना ना। अब इसके आगे आपको निकालने की जरूरत नहीं है, 2 to 8 करते जाओ, 17, 19, 21 एंड सो ऑन जाता जाएगा। ठीक है, 17 जो आपका आएगा या 15 आएगा, कौन सा होगा, जब एक्स इज इक्वल टू 6 रखोगे, देखो रख के 2x+3, 2 × 6 + 3 12 + 3 इज इक्वल टू 15। तो एक लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है
कह सकते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल फॉलो ए लीनियर पैटर्न का मतलब क्या है कि एक कॉमन डिफरेंस आ गया, वही हमेशा उस चलता रहेगा। जैसे इसमें 2 का डिफरेंस है तो आगे वाले में ऐसा नहीं कि 3 का डिफरेंस हो जाएगा और फिर उसमें 4 का डिफरेंस हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये 2 का डिफरेंस है तो दोनों में अगला भी 2 ही रहेगा, आगे भी 2 ही रहेगा, आगे भी 2 रहेगा। बस यही जान लो कि इस टाइप का जो आगे यानी ग्रो करने वाले, जैसे 5 से 7 इज बिगर देन या ग्रेटर देन 5, 9 इज ग्रेटर देन 7, तो जो आगे बढ़ता है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इसे लीनियर ग्रोथ बोलते हैं। और कुछ पॉलिनोमियल ऐसे होते हैं लीनियर पॉलिनोमियल जो वैल्यू को जीरो, नंबर लाइन में जीरो के इस साइड में लाते हैं, तो उसे लीनियर डी के बोलते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज़ है, ये आपको समझना पड़ेगा। दूसरा एक्सरसाइज हो गया, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इफ 5x-3। अगर लीनियर पॉलिनोमियल, तो इसको सपोज कर लेते हैं कितना, ये तो हो गया हम्म, तो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हो गया 5x-3। ठीक है, तो इसमें x इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू -1 यानी एक्स इक्वल टू पे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कुछ नहीं करना है, एक्स इक्वल टू 0 पे अगर निकालनी है तो 5 × 0 - 3, ये हो जाएगा -3। तो लीनियर पॉलिनोमियल की वैल्यू एक्स इक्वल टू 0 पे कितना हो जाएगा, -3। एक्स इक्वल टू -1 करो तो वाई इक्वल टू 5 × -1 - 3, ये हो जाएगा -5 -3 -8। एक्स इक्वल टू 2 पर कितना हो जाएगा, वाई इक्वल टू 5 × 2 - 3, 10 - 3 7। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल हो गया। एस इक्वल टू 0, तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही करना है। ठीक है, मैंने एस इक्वल टू 0, तो 7 × 0² -4 × 0 + 6, तो 0 का स्क्वायर करो या कुछ भी करो 0 ही आएगा, उसमें जो मल्टीप्लाई करेंगे वो भी 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो गया, +6 हो गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6। और एस इक्वल टू -3 पे, तो 7 × -3² -4 -3 + 6, तो माइनस का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा +9, तो 7 × 9 और -4 × -3, तो माइनस 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 इंटू माइनस प्लस होता है, तो ये हो जाएगा आपका +12 + 6, तो 9 × 7 जो 63, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा आपका 81। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 81। एंड ऐसे ही एस इक्वल टू 4 पे भी निकाल लेना। द प्रेजेंट एज ऑफ सलील मदर इज 3 टाइम्स सलील प्रेजेंट एज आफ्टर 5 ईयर, देयर एजेज विल एड अप टू 70 ईयर, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को तो ये आपका क्वेश्चन है। प्रेजेंट एज ऑफ सलील मदर इज 3 टाइम्स सलील प्रेजेंट एज। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको रिलेट कर लो। सलील एज आप रिलेट कर लो एक्स है। ठीक है, अब कंडीशन क्या दिया है कि प्रेजेंट एज, ये प्रेजेंट एज ही है सलील का। ठीक, तो उसकी मदर एज क्या है, 3 टाइम्स सलील प्रेजेंट एज, तो मदर की एज क्या हो जाएगी, एज ऑफ मदर 3 टाइम्स मतलब 3 × x, तो प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट में हो गया। ओके, आफ्टर 5 ईयर, तो आपको भी मालूम है कि 5 साल बाद दोनों की एज बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ लिखो आफ्टर 5 ईयर एज ऑफ सलील, तो 5 साल बढ़ेगा ना, तो 5 साल ऐड कर दो।
सलील की एज भी 5 साल बढ़ जाएगी और उसके मदर की भी एज, सबकी बढ़ेगी। तो इनकी मदर की एज 3x+5 हो जाएगी, ठीक है। तो ये आफ्टर 5 ईयर दोनों की एज हो गई, ठीक है। लेकिन कहा क्या है कि ये सलील का एज हो गया, ये मदर का एज हो गया, कि इन देयर एजेस विल एड अप टू 70 ईयर्स। कहने का मतलब इसका एज, सलील का, और इनकी मदर का एज, ठीक है, दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो 70 ईयर हो जाएगा। तो ठीक है, 3x+5 ये सलील का एज हो गया, एंड 3x+5 ये उसकी मदर का एज हो गया। कितना हो जाएगा, ये 70 आएगा, ठीक है, इसने दे रखा है। तो ये हो जाएगा x+5 प्लस 3x+5 इज इक्वल टू 70। जो एक्स वाले वेरिएबल्स हैं आपस में ऐड हो जाते हैं, तो एक्स 1x इसे हम बोल सकते हैं 1x, और ये 3x, तो कितने ऐड होकर हो जाएंगे, 4x हो जाएंगे, और 5 और 5 10 हो जाएगा, और ये 70 हो जाएगा। तो 4x इज इक्वल टू 70 माइनस 10, ये हो जाएगा 60, और फिर 4 इधर जाएगा अदर साइड में, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवीजन में आ जाएगा 4, और ये कितना जाएगा 15। तो एक्स इज इक्वल टू हो गया 15। ये हमने प्रेजेंट एज सपोज किया था, ध्यान देना। तो ये सलील की प्रेजेंट एज हो गई, तो उसके मदर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, कितनी ज़्यादा है प्रेजेंट एज उसकी, 3 गुना है। तो 3x यानी 3 × 15 ये हो जाएगी 45, 3 टाइम्स द एज ऑफ सलील। तो सलील एज 15 एंड हिज मदर्स एज 45, विच इज ऑब्वियसली 3 टाइम्स ऑफ एज, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन हमारा है, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63 एंड द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर इज 2:5, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर पहले ही बता चुका हूँ कि 0 से जो राइट साइड में होता है सारे सारे पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो उसने बोला है डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर इज 63 एंड रेशियो 2:5, ठीक है। तो इसे आपको सॉल्व करना है पॉलिनोमियल मेथड का यूज करते हुए। तो डिफरेंस, तो ऐसे सपोज कर लो कि लेट फर्स्ट इंटीजर इज x, देन नेक्स्ट शुड बी x+63। क्यों? क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 63 आना चाहिए। क्या पूछा है, डिफरेंस बिटवीन द टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63, ठीक है। अभी देखो x+63 माइनस x करोगे तो 63 आएगा, ठीक है। तो ये आपके दो इंटीजर हो गए और इनका रेशियो कितना है, 2:5 है। तो आपको पहला इंटीजर मिल गया x और दूसरा मिल गया x+63, और रेशियो कितना है इसका, 2:5। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई आपने x को ही क्यों ऊपर कर रखा है, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता था कि हम x+63 पहले एज्यूम करते हैं और फिर इससे लेस एक्स एज्यूम कर लेते हैं। हाँ ठीक है, वो आपकी इच्छा है, आप कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से भी करेंगे तो भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, उस तरीके से भी होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 2 × x+63। तो 5x इज इक्वल टू 2x+6 12, 5x 2x इस साइड में आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा 126, 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 126 एंड x इज इक्वल टू 126/3, x इक्वल टू 42 आ गई। x आपका आ गया 42। तो अगला नंबर कितना हो जाएगा, 63 + 42, 5105, ठीक है। तो ये आपके दोनों नंबर हो गए 42 105। अब जैसे आप बोल सकते हो कि सर हम x+63 अपॉन x इज इक्वल टू 2/5 लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 5 × x+63 इज इक्वल टू 2x। तो हो जाएगा 5x + 5 × 63 इज इक्वल टू 2x। तो आ जाएगा 5x - 2x इज इक्वल टू प्लस 5 3 जा 15 1 आ जाएगा 31 0। ये हो जाएगा 3x + 3 15 इज इक्वल टू 0। तो देन 3x इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, x इज इक्वल टू -315/3 माइनस, तो x की वैल्यू आ जाएगी -105। तो अगला नंबर कितना हो जाएगा, x+63, तो हो जाएगा -105 + 63 -42, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो थोड़ा बदल जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इसको माइनस हटा दो तो 105 एक नंबर हो जाएगा, एक हो जाएगा 42।
तो डिफरेंस दोनों में देखोगे कितना आ रहा है, 105 माइनस 42 कितना आ रहा है, 5 माइनस 2 3 गया, 10 माइनस 4 6, और 105 अपॉन 42 ये कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से कैंसिल होगा, आ जाएगा 5 अपॉन 2। ठीक है, तो रेशियो भी वही आ रहा है, हमने यहाँ पे एक्स प्लस 63 ऊपर लिया था, तो एक्चुअली एक्स प्लस 63, तो एक्स प्लस 63 आपका 42 है, तो अगर 42 अपॉन 105 लेंगे तो 2 अपॉन 5 आ जाएगा। तो अगर आप इसे उल्टा करोगे, रिवर्स करोगे, तो आंसर आपका आना ही है। ठीक है, लेकिन हमेशा थोड़ा सोच समझ के करना है कि जो आप पहला नंबर एक्स सपोज कर रहे हैं, तो दूसरा एक्स प्लस 63 हो रहा है, और उसी ऑर्डर में इसने बोला है कि जो पहला और दूसरे का रेशियो है 2:5 है। ठीक है, इनका रेशियो भी कितना है, 2:5 है। ठीक है, तो उसी ऑर्डर में करेंगे, तो देखिए पहला आंसर आपका कितना आया था हमारा, तो भी वही आया था आंसर, और इस केस में भी वही आया। ठीक है, बस नेगेटिव में आया, क्यों, क्योंकि हमने रेशियो अपोजिट कर दिया, तो आंसर आपका वही आने वाला है। ठीक, ये आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, रूबी हैज 3 टाइम्स एज मेनी ₹2 कॉइन्स एज शी हैज ₹5 कॉइन। ठीक है, तो इसमें समझना है कि मान लो, सपोज करो कि सपोज रूबी हैज नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5 इज इक्वल टू एक्स। तो उसके पास ₹5 के एक्स कॉइन है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि रूबी के पास जो है उसके ₹5 जो कॉइन है, उसकी जो संख्या है या उसके जो नंबर्स हैं, उससे 3 गुना ₹2 वाले कॉइन्स हैं। ठीक है, तो इसका 3 गुना करो तो कितना हो गया, 3x। ये क्या हो गया, नंबर ऑफ कॉइन्स। कौन से कॉइन्स हैं ये, कॉइन्स ऑफ ₹2। ठीक है, यही देखो, रूबी है 3 टाइम्स, रूबी हैज 3 टाइम्स एज मैनी ₹2 कॉइन्स एज सी हैज ₹5 कॉइन्स। तो ₹5 का कॉइन हमने लेट कर लिया, एक्स है, इसका 3 गुना यानी 3 टाइम्स यानी 3x हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स है ₹2, कहने का मतलब एक बॉक्स है, और एक दूसरा गुल्लक बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें मान लो ₹5 कॉइन्स हैं। ठीक, इसमें ₹2 कॉइन्स हैं, तो उसने क्या कहा है कि इसमें जो ₹5 के कॉइन्स है वो एक्स है, तो जो ₹2 के कॉइन्स है वो कितने हैं, 3x है। ठीक है, इफ सी हैज ए टोटल ऑफ ₹88, देन हाउ मेनी कॉइन्स डज सी हैव ऑफ ईच टाइप। ठीक है, तो उसके पास टोटल रुपए कितने हैं, 88। अब समझो कि इसमें टोटल कॉइन, और ये हो गया टोटल कॉइन। ठीक, तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि अगर आपके पास ₹5 का एक सिक्का है तो आपके पास कितने रुपए हैं, 5। अगर आपके पास ₹5 का दो सिक्का है तो कितने रुपए हो गए, 5 × 2 ₹10। वैसे ही अगर ₹5 के आपके पास एक सिक्के हैं, यानी इफ यू हैव एक्स कॉइन ऑफ ₹5 ईच, देन टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा आपका, टोटल अमाउंट ऑफ ₹5 हो जाएगा 5 × x। सिमिलरली टोटल अमाउंट ऑफ ₹2 हो जाएगा, ₹2 का एक कॉइन है, और टोटल कॉइन कितने हैं, 3x, तो 6x। अब देखो, इसमें कितना पैसा है, इसमें कितना पैसा है, इसमें टोटल पैसा आपका आ गया 6x, इसमें कितना पैसा टोटल आ गया आपका 5x, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितने बराबर हो जाएगा, ₹88। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 6x 5x इज इक्वल टू 88, हो जाएगा 11x इज इक्वल टू 88, x इज इक्वल टू 8। अब x क्या है, नंबर ऑफ कॉइन ऑफ ₹5। ठीक है, तो 3x इज इक्वल टू 3 × 8 इज इक्वल टू 24 वुड बी नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2। ठीक है, हमको आंसर मिल गया,
इसमें कितने हैं, इसमें 24 कॉइन्स हैं, इसमें 8 कॉइन्स हैं, ठीक। अब ये क्वेश्चन देखिए, इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, ठीक है। तो आप एक रेक्टेंगल यहाँ बना लो समझने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो क्या कहा है उसने, जो लेंथ है, यानी आपकी लेंथ इसकी हो गई एल, ये हो गई बी, ठीक है। उसने क्या कहा है, तो बी को हम सपोज कर लेते हैं कि एक्स है। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, आप समझो, ठीक है। इसकी ब्रेड्थ कितनी है, एक्स, ठीक है। इसने क्या कहा, ट्वाइस इट्स विड्थ, ठीक है। इसकी विड्थ का ट्वाइस यानी 2x कर दो। फिर क्या कहा, लेंथ जो है ऑफ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, ट्वाइस तो कर दिया है, उससे 3 मोर यानी 3 ऐड कर दो, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका लेंथ, ठीक है। फिर क्वेश्चन दिया है, पेरीमीटर इज 24 सेंटीमीटर, देखो उसने मोर देन कहा है, ठीक है। कभी भी आप जैसे देखोगे 5 है और 4 है, तो क्या बोलोगे, 5 इज 1 मोर देन 4, ठीक है। यानी 5 इज इक्वल टू 4 में 1 आप ऐड करोगे। तो जहाँ कहीं भी मोर देन आए तो इसका मतलब उसे ऐड करना है कि ना कि मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई कब करना है, जैसे 20, ठीक है। तो 20 इज ट्वाइस ऑफ 10, तो ट्वाइस ऑफ 10 मतलब 2 into 10, जब ट्वाइस बोले या 4 टाइम बोले, ठीक है, या 5 टाइम 4 बोले, तब मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसमें मोर देन बोला, ट्वाइस करना है, पहले इसका ट्वाइस किया, फिर 3 मोर मतलब 3 ऐड कर दिया, ओके। तो लेंथ हो गया आपका 2x+3 और ब्रेड्थ हो गया x। पेरीमीटर इसमें दे रखा है आपको 24 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का फार्मूला मैंने पहले बोला था कि आप यहाँ से अगर चलना शुरू करो तो लेंथ के अलॉन्ग एल, फिर बी, फिर एल, फिर बी। तो इस पेरीमीटर को आप यहाँ से यहाँ तक जो देखते हैं, जो लेंथ होती है, अभी इसको खोल के फैला दें तो ये जो यहाँ से लेके ए बी सी डी, ए से डी एक वायर अगर बने तो ये जो लेंथ होती है एक्चुअली यही होती है। एल इसमें 2 बार आता है, बी इसमें 2 बार आता है, तो ये हो जाएगा 2l 2b, ठीक है। तो 2l+b इज इक्वल टू 24 है। यल की, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अभी ऐसे ही सिंप्लीफाई कर लो, 24 देन l+b, तो यहाँ मल्टीप्लाई में है तो जब इस साइड राइट हैंड साइड में आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, तो हो जाएगा 12। तो कहने का मतलब हो गया l+b इज इक्वल टू 12। अब यल आपको दिख रहा है कितना है, 2x+3 है, 2x+3 एंड b कितना है, x, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ, तो ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ मतलब 2x, उससे 3 मोर मतलब 3 इज इक्वल टू हो गया 12। एक्स और एक्स आपस में ऐड हो जाएंगे तो 3x+3 इज इक्वल टू 12। दिस इंप्लाइज 3x इज इक्वल टू 9, देन x इज इक्वल टू 9/3 इज इक्वल टू 3। 3x की वैल्यू आ गई 3, और ये आपकी क्या है, ब्रेड्थ। तो लेंथ कितना हो जाएगा, 3 का ट्वाइस यानी 2 into 3, और फिर इससे 3 ज़्यादा है यानी 3 और ऐड कर दो, तो 6+3 इज इक्वल टू 9, ठीक। तो b इज इक्वल टू 3, एल इज इक्वल टू 9। अब देखो, आप देख भी सकते हो, इसके ट्वाइस यानी 2 into 3 से 3 ज़्यादा 9 हुआ, 6+3, ठीक है। ऐसे ये क्वेश्चन होता है। अब देखो इस क्वेश्चन को समझना है, बेला हैज 100 फॉर पॉकेट मनी, तो चल क्यों नहीं रहा है? एवरी डे आफ्टर हाउ मेनी डेज शी विल बी लेफ्ट विद 40, ठीक है। तो कहने का मतलब उसको, उसका 100 रुपये है पॉकेट मनी, ठीक है, और 5 रुपये डेली खर्च करेगी, तो उसके पास ऐसे कितने दिन बाद 40 रुपये बचेगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी देखोगे तो 5 रुपये डेली खर्चा करेगा कोई, तो 12 दिन में उसका कितना खर्चा हो जाएगा, 60 रुपीज़, ठीक है। तो आफ्टर 12 डेज शी विल बी लेफ्ट विद 40 रुपीज़। लेकिन इससे ऐसे नॉर्मली सॉल्व करना आसान है, लेकिन आपको एक फॉर्मेट में दिखाता हूँ कि लीनियर पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट कैसे होता है, ठीक है, वो देखो। अब देखो ये चीज़ मैंने यहाँ लिख के रखी है। तो पहले दिन उसने, ये आपका पहला दिन हुआ, पहले दिन उसने कितना खर्चा किया, 5 into 1, 5 into 1 यानी 100 में से 5 माइनस हो जाएगा तो 95 बचेगा। सेकेंड डे पे वो कितना कितना खर्चा होगा उसका, 5 5 तो डेली करती ही है, तो 5 into
टू, तो 5 × 2 खर्चा किया तो 100 - 10 हो जाएगा, तो 90 बचेगा। ऐसे थर्ड डे में 5 × 3, फोर्थ डे में 5 × 4, ऐसे nth डे में क्या हो जाएगा 100 - 5n। ठीक है, तो उसका लीनियर पॉलिनोमियल क्या बन गया 100 - 5n। अब क्वेश्चन में पूछा है कि कितने दिनों बाद उसके पास 40 रुपीज़ बचेंगे। ठीक है, तो अमाउंट लेफ्ट विद बेला आफ्टर एन डेज, मान लो कि वो एन डेज बाद ऐसा होगा कि आफ्टर एन डेज ही विल बी लेफ्ट विद ₹40। ठीक है, तो इक्वेशन आपका क्या है 100 - 5n, तो 100 - 5n इज इक्वल टू 40। तो 5n इस साइड में ले आओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 40 इधर ले आओगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 100 - 40 इज इक्वल टू 5n, एंड 5n इज इक्वल टू 60, तो n इज इक्वल टू 5 इधर आएगा, डिवीजन में आ जाएगा तो 12, यानी n इज इक्वल टू 12, यानी 12 दिन बाद उसके पास 40 रुपये बचेंगे। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, द स्टूडेंट हैज 500 रुपीज इन हर सेविंग बैंक अकाउंट, शी गेट्स 150 every month as a pocket money, how much money will she have at the end of every month from the second month onward, find a linear expression। देखो सीधी सी बात है कि कोई स्टूडेंट है, ये इसका अकाउंट है, ऑलरेडी इसमें 500 रुपीज़ है। ठीक है, तो मान लो दिसंबर में इसका था, मैं समझाने के लिए बोल दे रहा हूँ, और दिसंबर के लास्ट में इसके पास 500 रुपये इसके अकाउंट में है। जनवरी आई, जनवरी के मंथ एंड में उसको 150 और मिल गया। ठीक है, तो कितना हो गया 650। फिर फेब के एंड में क्या हुआ, अब ये 650 था, 150 और हो गया। मार्च के एंड में कितना हो गया, ये कितना हो गया 650, 700, 800, 800 और फिर 150 और मिल गया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे इसका बढ़ता जा रहा है। तो उसने क्या पूछा, हाउ मच मनी विल सी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकंड मंथ ऑनवर्ड, फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन nth मंथ। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना, तो ये मैंने यही बताना था आप लोगों को, ये समझो कि फर्स्ट मंथ के लास्ट में उसके पास कितना था 500, सेकेंड मंथ के लास्ट में कितना हो गया 500 प्लस 150, थर्ड मंथ के लास्ट में कितना हो गया 500 प्लस 150 इंटू 2, फोर्थ मंथ के लास्ट में कितना हो गया 500 प्लस 150 इंटू 3। तो ध्यान देना है, ये चीज़ मैंने यहाँ पे भी देखो समझाई है, तो इसको 500 को ऐसे भी लिख सकते हैं 500 प्लस 150 इंटू 0, क्योंकि फर्स्ट मंथ के लास्ट में उसे कुछ नहीं मिला है, सेकेंड मंथ के लास्ट में उसे एक महीना बीता है, तो 150 इंटू 1 ऐसे कर सकते हैं, ये 152 ऐसे थे। ठीक है, तो ध्यान देना, ये फर्स्ट मंथ है, ये दूसरा महीना, ये तीसरे महीने, ये चौथे महीने। तो आपको दिख रहा होगा जब दूसरा महीना है तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं मंथ से वो 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब थर्ड मंथ है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 150 में, और जब फोर्थ है तो 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ऐसे ही फिफ्थ मंथ के लास्ट में हो जाएगा 500 प्लस 150 इंटू 4। तो कहने का मतलब क्या है कि जो महीना है उसे 1 लेस, इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं कि 500 प्लस 150 इंटू 5 माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे भी 3 की जगह हम लिख सकते हैं 4 माइनस 1, यहाँ 2 ऑन द प्लेस ऑफ 2 लिख सकते हैं 3 माइनस 1, यहाँ लिख सकते हैं 2 माइनस 1, और यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस 1। ठीक है, सिमिलरली nth मंथ में क्या लिख सकते हैं 500 प्लस 150 इंटू n माइनस 1, यही वो फार्मूला है। इसको और सिंप्लीफाई कर लो, 500 150 n माइनस 150, फिर 500 माइनस 150 हो जाएगा 350 प्लस 150 n। तो एट द एंड ऑफ nth मंथ उसके पास इतना पैसा अकाउंट में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ n की जगह आप जो वैल्यू रखना चाहो, आपको जैसे पता करना है कि एट द एंड ऑफ 12th मंथ मनी इन अकाउंट, तो कितना हो जाएगा 350 प्लस 150 इंटू 12, तो 350, आइए 12 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 2150। ठीक है, अपन लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो दूसरा जो वीडियो आएगा उसमें देखेंगे। ठीक है, देखो लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डीके जो होता है, लीनियर डीके में क्या होता है कि जो भी वैल्यू होती है वो कम होती जाती है। ठीक है, जैसे आपका ये क्वेश्चन है
इसमें देखो, ये आपका है, कोई सिलेंडर है, उसमें स्टार्टिंग में 3 मीटर वाटर लेवल था, और उसने दिया है कि हर एक महीने, एवरी मंथ 0.5 मीटर जो इसका लेवल होता है कम हो जाता है। तो वैसे टी मंथ में कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू टी, इसका लेवल कम हो जाएगा। तो क्वेश्चन इसका बनता है y इक्वल टू 3 माइनस 0.5 टी। अब यहाँ टी की जगह अगर जीरो रखोगे, देखो, तो 3 आएगा। ऑन द प्लेस ऑफ टी इफ यू पुट 1, तो 3 माइनस 0.5 कितना हो जाएगा, 2.5। ऐसे ही टी की ऑन द प्लेस ऑफ टी इफ यू पुट 2, यानी ये 2 मंथ हो गया, ठीक है। तो आफ्टर 2 मंथ कितना हो जाएगा, 2 इंटू 0.5 1 हो जाएगा, 3 माइनस 1 2, यानी वाटर लेवल कितना हो जाएगा, 2 मीटर। ऐसे ही एट द एंड ऑफ 3 मंथ कितना हो जाएगा, 3 इंटू 0.5 1.5, 3 माइनस 1.5 कितना हो जाएगा, 1.5। तो ये एक्चुअली क्या हो रहा है कि जैसे जैसे ये वैल्यू डिक्रीज इंक्रीज कर रही है, इनपुट वैल्यू, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, व्हेन इनपुट वैल्यू इंक्रीजेज बट आउटपुट वैल्यू decreases, then linear polynomial is behaving like linear decay, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा वैसा कॉन्सेप्ट नहीं है, एक्सरसाइज देखो। सपोज एक प्लांट का हाइट है 1.75, और इट ग्रोज 0.5 फीट ईच मंथ। ठीक है, फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। सीधी सी बात है, अभी एग्जिस्टिंग हाइट उसकी, मान लो ये हाइट है इसकी 1.75 है, अगले महीने कितनी हो जाएगी वो, 1.75 प्लस 0.5, फिर अगले महीने कितनी हो जाएगी, 1.75 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.5। सेम वैसे ही आफ्टर 7 मंथ कितना हो जाएगा, 1.75 इंटू प्लस 0.5 इंटू 7, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेक ए टेबल फॉर वैल्यू ऑफ टी वेरिंग फ्रॉम 1 to 10 मंथ एंड शो हाउ द हाइट इंक्रीजेज एवरी मंथ। ठीक है, तो ये टेबल आप बना लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस क्वेश्चन को पहले कॉपी करते हैं। ठीक है, उसने बोला टेबल बनाने के लिए, तो आप टेबल बना लो एक। उसने बोला है कि मेक ए टेबल फॉर वैल्यू ऑफ टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10, ठीक है। तो उस क्वेश्चन में क्या बोला है कि हर एक महीने 0.5 इंच फीट बढ़ जाती है हाइट, ठीक है। तो मान लो आपका मंथ यहाँ रख लो, मंथ, और यहाँ हो जाएगा आपका हाइट। तो उसने 1 से 10 बोला है, हमने तो ज़्यादा लिया नहीं है। एक और यहाँ ब्लॉक बना दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएगा, ठीक। तो पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, और देखेंगे, ठीक है। पहले इतना प्रैक्टिस करते हैं, 0 से करना है एक्चुअली, 0 1, सॉरी, एक सेकंड। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन है, 7 मंथ का लास्ट वाला तुमने बता दिया, 1.75 प्लस 7, देखो 0.5, तो ये आ जाएगा आपका 5.25। अभी हमने ग्राफ बना लिया, ये मंथ है, ये हाइट है। तो 0 मंथ, 0 मंथ मतलब क्या, ऑलरेडी उसकी हाइट 1.75 है, और जो 0.5 फीट हर महीने बढ़ती है, तो अभी 0 महीना होगा तो 0.5 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो 1.75 उसकी एक्चुअल लेंथ ही रहेगी। 1 मंथ के लास्ट में ऐसे भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, इट ग्रोज बाई 0.5 फीट ईच मंथ, तो 0.5 को मंथ से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, मंथ से मल्टीप्लाई किया 0.5 इंटू 1, 1.75 और प्लस 0.5, ठीक है। वैसे ही सेकंड मंथ के लास्ट में 0.5 इंटू 2 किया,
थर्ड मंथ के लास्ट में 0.5 × 3 किया, फोर्थ मंथ के लास्ट में 0.5 × 4 किया। ऐसे ही यहाँ पे 1.75 जान लो ये एग्जिस्टिंग हाइट है, और उसमें बढ़ कितना रहा 0.5 × 5। ऐसे सो ऑन करते करते हम यहाँ आ गए 1.75 प्लस 0.5 × 10। ठीक है, ये हमारी हाइट 6.75 आ गई। सिमिलरली अगर हम यहाँ टीएथ मंथ लेंगे, देखो जब 10th मंथ लिया तो 0.5 × 10 किया, 9th मंथ किया तो 1.75 प्लस 0.5 × 9 किया। तो वैसे जब टीएथ मंथ में जाएंगे 1.75 प्लस 0.5 × 2 करेंगे, तो वही है उस पेड़ का या उस ट्री की हाइट आफ्टर टीएथ मंथ कितना हो जाएगा 1.75 प्लस 0.5 टी। ये आपका लीनियर पॉलिनॉमियल बन गया। ठीक है, अब इसमें जितने भी महीने क्लास में आपको पेड़ की हाइट या ट्री की हाइट पता करनी है, यहाँ टी की जगह रख दो। 12 महीने बाद पता करना है, 60 महीने बाद पता करना है, जस्ट पुट द वैल्यू ऑन द प्लेस ऑफ टी, यू विल गेट द हाइट। जैसे देखो 100 मंथ क्लास में निकालना है, 1.75 प्लस 0.5 × 100, ये कितना हो जाएगा 1.75 प्लस 50, तो हो जाएगा 51.75 फीट। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, ये जो आपका एग्जाम्पल आप देख रहे हो ना, इस ऐसे पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल ये कहलाता है विद लीनियर ग्रोथ। ठीक है, अब जैसे एक गाड़ी होती है, अब क्वेश्चन है, मान लो आपने एक मोबाइल खरीदा, उसकी वैल्यू अभी 100 रुपीज़ है, होती नहीं है अलग बात है, और हमने बोला कि आफ्टर एवरी मंथ इसकी वैल्यू 10 रुपये से डेप्रिसिएट होती है। ठीक है, देखो ध्यान से, ये हो गया आपका मंथ, ये होगी डेप्रिसिएटेड वैल्यू। ठीक है, पहला महीना तो उसकी वैल्यू 0 महीना कुछ नहीं है, तो उसकी वैल्यू 100 हो गई, माइनस 10 रुपीज़ एक महीने बाद होता है, लेकिन 0 महीना होगा तो इसकी वैल्यू 100 की 100 ही रहेगी। ठीक, पहला महीना हुआ, वैल्यू 100 थी, माइनस पहले महीने में 10 रुपये से डिक्रीज होती है, ये पहला महीना हो गया, ये 10 रुपये वैल्यू हो गई, तो कितनी हो गई 100 माइनस 10 90, यहाँ 100 हुआ, यहाँ 90 हुआ। दूसरे महीने में तो 100 वैल्यू थी, अब 2 महीने हो गए, तो 2 महीने से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 माइनस 20 80, ये हो गया 80। ऐसे थर्ड महीने में कितना हो जाएगा 100 माइनस 10 × 3, तो 100 माइनस 30 हो जाएगा 70। ऐसे फोर्थ में हो जाएगा 100 माइनस 10 × 4 और 100 माइनस 40 जो टू 60। ऐसे nth महीने में अगर जाओगे तो 100 माइनस 10 यन, जब 4 मंथ में 10 × 4 होता है, थर्ड मंथ में 10 × 3 होता है, सेकंड मंथ में 10 × 2 होता है, वैसे nth मंथ में कितना हो जाएगा 10 × n। ठीक, अब देखो यहाँ पहले वैल्यू थी 100, अब 90 हो गई, 80 हो गई, 70 हो गई, तो वैल्यू जो हो रही है रेगुलरली डिक्रीज हो रही है। इससे क्या, तो आपका जो पॉलिनोमियल बना मतलब प्राइस या पी बना 100 माइनस 10 n। ठीक है, तो ये कैसा हो गया पॉलिनोमियल विद लीनियर डीके। ओके, ये बहुत बड़ा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस सिंपली समझ लेना है इसको। अब जैसे क्वेश्चन है कि आप ऑटो में बैठते हो, तो ऑटो में बैठते आपका भाड़ा 50 रुपीज़ है, और जो ऑटो ड्राइवर उसने बोला देखो भैया ऑटो हम तो अब बैठ के चलिए, ठीक है हमारा तो काम ही वही है, लेकिन जैसे 1 किलोमीटर बीतेगा 10 रुपये एक्स्ट्रा हो जाएंगे, 2 किलोमीटर जाएगा उसने सीधा ये कहा कि 10 रुपीज़ पर km ऐड होता जाएगा। 50 तो तुरंत जैसे वो मशीन घुमाएगा 50 रुपीज़ चार्ज आ जाएगा, लेकिन उसके बाद हर 1 किलोमीटर पे 10 रुपये बढ़ते जाएंगे, उसने ये कहा। तो ये है ऑटो, आप ए पॉइंट है आप जहाँ पे उससे बैठ रहे हो, और ये बी पॉइंट है जहाँ पर जाना है वो 8 किलोमीटर है। तो जैसे ही आप बैठे आपका 50 रुपये तो तुरंत हो गया। ठीक, फिर आपके 1 किलोमीटर ये हो गया, फिर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, ऐसे ऐसे करके 8 आपके किलोमीटर हुए। ठीक है, तो बोला है कि 8 किलोमीटर बाद कितना भाड़ा आ जाएगा, देखो 50 तो आपने तुरंत दे दिया, और 1 किलोमीटर का 10 रुपये है, तो 8 किलोमीटर का कितना आ जाएगा 10 × 8, तो 50 प्लस 80 130 रुपीज़ हो जाएगा।
लेकिन इसको जनरलाइज कैसे करते हैं ये देखो। 50 रुपीज़ तो छोड़ दो भाई है, तो मान लो यहाँ लिख दो आप किलोमीटर, और यहाँ लिख दो, हिंदी में लिखता हूँ मैं, भाड़ा, फेयर। देखो, तो अभी आप चले नहीं हो, तो मतलब 0 किलोमीटर है, भाड़ा आपका 50 ही रहने वाला है, क्योंकि 0 किलोमीटर पे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 प्लस 0, 50 ही भाड़ा रहने वाला है, क्योंकि आपको लेके चला ही नहीं। आप 1 किलोमीटर जैसे ही चलोगे तो 50 तो है ही है, और प्लस 10 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से 10 रुपये और रेट हो जाएगा, तो 50 प्लस 10, 60 हो जाएगा। वैसे ही जैसे दूसरे किलोमीटर आप चलोगे तो 50 तो रहेगा ही, और 10 रुपये 2 किलोमीटर हो गए ना, तो 10 10 10 टू जाएगा 20 हो जाएगा, 50 इंटू 20 हो जाएगा 70। ऐसा थर्ड किलोमीटर आप जैसे ही ट्रेवल करोगे तो 50 प्लस 10 इंटू 3, तो हो जाएगा 50 प्लस 30, ये हो जाएगा 80। सेम सिमिलरली ऐसे ही आप छोड़ते जाओ, फिर आ जाओ 8 किलोमीटर, तो कितना हो जाएगा 50 प्लस 1 किलोमीटर का 10, तो 8 किलोमीटर का 8 हो जाएगा। ठीक है, वैसे n किलोमीटर अगर आपने चला या तो कितना हो जाएगा 50 प्लस 10 इंटू n। अगर आपने x किलोमीटर की जर्नी की उससे, तो कितना हो जाएगा 50 प्लस 10 इंटू एक्स। ठीक है, ये समझना है। जैसे क्वेश्चन देखो, इनिशियल पॉपुलेशन किसी गांव की 750 है, तो ये आपका गांव है, इसमें पहले 750 लोग थे, लेकिन हर साल 50 लोग क्या कर रहे हैं, किसी शहर से आके इसमें बस जा रहे हैं। कुछ नहीं करना है, अभी 750 है, तो हर साल 50 लोग आ रहे हैं ना, तो आफ्टर 1 ईयर कितने आ जाएंगे, 58 हो जाएंगे, तो कितने आ जाएंगे 800। फिर अगले साल कितने आ जाएंगे, 100 आ जाएंगे, क्योंकि इस साल 50, फिर अगले 50, यानी 50 इंटू 200, 750 में ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 850। ठीक है, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 6 ईयर। उसने पूछा है कि 6 ईयर के बाद क्या होगा। देखो, फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, 750 तो पहले से है ही है, 50 इंटू 1। ऐसे सेकेंड ईयर में कितने हो जाएंगे, 750 प्लस 50 इंटू 2। थर्ड में कितने हो जाएंगे, 750 प्लस 50 इंटू 3। तो ध्यान देना है कि यहाँ जो हम 50 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये जो हमारा साल है, दोनों इक्वल है कि नहीं है। थर्ड ईयर में 3 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड ईयर में 2 से मल्टीप्लाई किया, ऐसे 6 ईयर में क्या करेंगे, 750 प्लस 50 इंटू 6, तो कितना हो जाएगा 750 प्लस 300, हो जाएगा 1050। वैसे आप टी ईयर बाद भी बोलोगे तो 750 आफ्टर टी ईयर, पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, 750 प्लस 50 इंटू टी। तो ये आपका जनरल एक फार्मूला बन जाता है, टी की जगह यहाँ पे रखते जाओ, जितने साल बाद भी आपको पता करना है वो वैल्यू आपकी आ जाएगी। सिंपली जो लीनियर पॉलिनोमियल बनते हैं ऐसे ही बनते हैं, किसी किसी में ग्रोथ होता है, किसी किसी में डीके होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट एक जैसा ही रहता है। लीनियर पॉलिनोमियल में जो डिफरेंस आते हैं दो टर्म के बीच, वो हमेशा फिक्स होते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना है, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 1 होती है। ठीक है, और ये चीज़ है, आपको ध्यान देते हुए चलना है। अब अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि इसको हम ग्राफ से रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो अभी तक जो हम लोगों ने देखा कि कोई भी पॉलिनोमियल बन रहा है तो उससे कोई ना कोई वैल्यू डिपेंड कर रही है। आई बात समझ में, कि सपोज दैट कोई भी पॉलिनोमियल ले लो, सपोज दैट एक पॉलिनोमियल है कि यही, कहाँ गया, कोई टैंक है, उसमें 100 लीटर पानी है। ठीक है, तो मान लो टैंक है, इसमें 100 लीटर वाटर है। ठीक है, और 5 लीटर डेली ये रिलीज करता है। ठीक है, तो डेली 5 लीटर, तो 5 लीटर इज लीक्ड डेली। ठीक, तो आफ्टर x एज
हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर विल बी लेफ्ट। ठीक, सीधी बात, मान लो वाई लीटर बचेगा तो कितना, तो 100 लीटर पहले से था, माइनस एक्स डेज, 1 डे में 5 लीटर रिलीज होता है। यहाँ देख लो, 1 डे वाटर लॉस इज 5 लीटर, देन इन एक्स डेज वाटर लॉस 5 × 1 लीटर हो गया, तो कितना हो जाएगा 5 × X लीटर। ठीक है, तो एक डेज में 5 X लीटर वाटर निकल जाएगा। तो आफ्टर एक्स डेज कितना बचा, तो 100 तो पहले से था ही, 5x उसमें से लीक हो गया, तो ये हो गया। एक ये लीनियर इक्वेशन बनता है। यहाँ y इक्वल टू हो जाता है, y इक्वल टू हो जाता है 100 - 5x। तो कहने का मतलब यहाँ जो x की वैल्यू है, आप जब पुट करोगे उससे y की वैल्यू चेंज होती है। तो इसको करने का तरीका ऐसे भी होता है, हम यूँ कर देते हैं एक्स वाई। तो जैसे एक्स पहला दिन कर दिया, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पाँचवा दिन, तो वाई यहाँ क्या आ जाएगा 100 - 5 × 1। यहाँ क्या हो जाएगा 100 - 5 × 2, ये हो जाएगा 95 लीटर बचा, ये 90 लीटर बचा। ये हो जाएगा 100 - 5 × 3, 85 लीटर बचा। ये हो जाएगा 100 - 5 × 4, तो 100 - 20, 80 लीटर बचा है। तो कहने का मतलब क्या है कि एक रिलेशन, लीनियर रिलेशन बन जाता है बिटवीन वाई एंड, लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन वाई एंड एक्स। एक्स द वैल्यू, एक्स ये इनपुट होता है एंड वाई इज आउटपुट। ठीक है, अब आगे हम जो चैप्टर पढ़ेंगे, ऐसे पॉलिनोमियल जो y = ax + b होते हैं, इनको नंबर लाइन ग्राफ पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट दीज लीनियर ऑन द ग्राफ, ये सीखेंगे। ओके।